चलिए सब लोग लाइव से जुड़िए, आप लोग लाइव क्लास से, और जो संपर्क में है सबको बोल दिए। हालांकि हम प्रयास किए हैं कि यूट्यूब पर भी मैसेज हम छोड़े थे कि ताकि सब लोग जान जाएं कि लाइव क्लास आपको 12 तारीख से शुरू हो रहा है ना। तो जल्दी से लाइव क्लास से जुड़ें, और जो न भी जानते हैं आपके संपर्क में है उनको बोलिए। चलिए, सबको पता है बेटा कि आपको वैश्विक महामारी का दूसरा दौर प्रारंभ हो गया है, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। वो हम लोग के सामने क्या, पूरी दुनिया के सामने एक संकट है। तो मानव वही है जो संकट को झेल ले, हम यही कहेंगे आपसे। तो संकट को झेलना है और इसको पार करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में आपको ये सुख दुख आते रहता है, वो दुख को भी निपटना है सही ढंग से, हम यही कहेंगे। तो समझिए कि हमारे सामने, हम लोग के सामने एक बड़ा संकट है। तो संकट को झेलना हम लोग का ड्यूटी बनता है वो, और संकट को झेल लेते हैं तभी आपको मुकाम हासिल होगा, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। और लाइफ में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आते रहती हैं, सबको आपको सामना करना है, हम यही कहेंगे आपसे। तो ये सबको पता है बेटा कि जो हम लाइव क्लास दे रहे हैं, वो जो पहले जो बैच चलता था ऑफलाइन, उसी टाइम से लगभग हम बैच को दिए हैं। एक आधो बैच का है डिफर, जो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, और यूट्यूब पर हमें मैसेज छोड़े थे कि कौन क्लास मेरा कब से चलेगा, मेरा या सभी सर का। आप जानते हैं कि इस कोचिंग में आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसे आप जानते हो कि जीके जीएस तो हम खुद पढ़ाते हैं, और आपको, और इंग्लिश अनुज सर, ये पता है आपको, और मैथ राहुल सर, और रीजनिंग अग्रवाल सर। सबका क्लास कितना बजे से चलेंगी वो आपको यूट्यूब पर मैसेज छोड़ा हुआ है, आप उसके अनुरूप पढ़ें और मन से पढ़ें। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको ये जो लाइव क्लास, जो ऑनलाइन क्लास कहते हैं, वो ऑफलाइन क्लास की तरह ही दें आपको हम, ये मेरा प्रयास होगा। तो गौर से, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। और हम सबको पता है कि मॉर्निंग में 6 से 7 मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पहले जितना पढ़ा दिए थे ऑफलाइन में, वहां से हम शुरू करेंगे आपको हम, या कोई भी सब्जेक्ट ध्यान देंगे जो मेरा जो पहले चल रहा था ऑफलाइन क्लास, जहां से लास्ट हुआ था वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। ताकि बहुत सारे बच्चों में ऐसा है, और बहुत सारे बच्चे तो सोचते होंगे कि सर का लाइव क्लास नहीं चलेगा, पिछला बार भी बोलते रह गए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ था। आपको ये पता है कि आप लोग को पढ़ाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड भी परचेज किए हैं हाल ही में 2 दिन पहले, आप लोग को पढ़ाने के लिए, ध्यान दें, तो क्या, ताकि आप लोग बेहतर कर सकें। और तो हम लोग प्रारंभ करें लाइव क्लास को मॉर्निंग में 6 से 7 जो मॉडर्न हिस्ट्री का है। आपको पता होगा बेटा कि मॉर्निंग में जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये पढ़ा रहे थे आपको हम। और एक थोड़ा सा हम पीछे से थोड़ा आपको समझा दें कि जब आप जानते होंगे कि देश की आजादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश की आजादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ये आप जानते हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किए, तो शासन करने के लिए आपको पद बनाए, पोस्ट। जैसे आज जानते होंगे कि आज शासन करने के लिए पद क्या है, प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है। ठीक उसी प्रकार से आपको जब अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन प्रारंभ किए, अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन प्रारंभ किए, तो शासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए उन्होंने भी एक पद बनाया जिसका नाम था गवर्नर। और आपको हम पिछला क्लास में बता दिए थे कि गवर्नर का जो पद है, गवर्नर जनरल कब हो गया, गवर्नर जनरल का पद वायसराय कब हो गया, ये ऑफलाइन क्लास में आपको बेटा बता चुके हैं। तो एक गौर करेंगे, और उसमें कोई डाउट नहीं रहने दिए हैं, हमको पूरा विश्वास है ऐसा कि जो लोग ऑफलाइन क्लास किए थे उसमें वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको हम बता दें, तो आपको हम गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे, और आपको हम बताए थे कि आपको हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता रहे थे। लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल पद का नाम हुआ। इस पद पर एक अंग्रेज व्यक्ति बैठा जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसके पहले भी कई बैठे, जिसका हम क्रम से बताए हैं आपको हम कि पहले कौन बैठा, उसके बाद कौन बैठा, उसके बाद कौन बैठा, और जब बैठा तो शासन किया, तो इनके समय में क्या क्या हुआ, जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग किए हैं। और इसमें मेन चीज वही हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि जब
आपको जो गवर्नर जनरल के पद पर कोई व्यक्ति बैठते थे, अंग्रेज व्यक्ति, इसलिए भारत में शासन को चलाने के लिए, तो उन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या किए, क्या क्या कार्य किए, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आपको हम चर्चा किए भी हैं, तो आपको हम बता दें, आपको पता होना चाहिए बेटा आपको कि अभी जिस गवर्नर जनरल के हम लोग चर्चा करेंगे, जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। इसके पहले भी कई गवर्नर जनरल बन चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता देंगे। लॉर्ड डलहौजी जिनका पीरियड है 1848 से लेकर के 1856, 1848 से लेकर के 1856। आपको एक क्लियर हो गया? अब ध्यान देंगे, लॉर्ड डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। बता देंगे गवर्नर जनरल क्यों? भारत में शासन करने के लिए एक पद बनाया गया। कब से कब तक रहे? 1848 से लेकर के 1856 तक। आपको लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल 1848 से लेकर के 1856 तक रहे। क्लियर है? अब बेटा आपको यही क्लियर करना चाह रहे हैं आपको हम कि इनके समय में क्या क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आपको। तो इनके समय में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि एक 36 वर्ष की उम्र में ये भारत के गवर्नर जनरल बने। पहला क्वेश्चन यही बन गया, क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल बने, कब बने? 1848 ईस्वी में। तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो आप कहेंगे कि ये 36 ईयर ओल्ड थे, यानी 36 वर्ष की उम्र में एक गवर्नर जनरल बने। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, ऐसे कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है आप जानते होंगे, जो घटना घटी वो है हड़प नीति की घटना। कौन घटना? हड़प नीति। हड़प नीति को ही अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है बेटा, आपका ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण घटना है वो है हड़प नीति। कौन नीति? हड़प नीति। तो गौ करेंगे, हड़प नीति इसी को बोलते हैं व्यापगत नीति भी, व्यापगत नीति भी कहते हैं इसको, और इसी को कहते हैं अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इसको। ये क्या है हम समझा देंगे आपको। इसी को बोलते हैं बेटा, ध्यान देंगे, गोद निषेध सिद्धांत। इसी को बोलते हैं गोद निषेध सिद्धांत। ये क्या है हम बताएंगे। गोद निषेध है, गोद निषेध सिद्धांत। अगर कोई किन्हीं को दिक्कत हो जो लिखते हैं उसको पढ़ने में, तो बोलिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, हम बता देंगे आपको। तो लॉर्ड डलहौजी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने अपने शासनकाल में आपको हड़प नीति लागू की। कौन नीति? हड़प नीति। हड़प नीति है क्या? ऐसे सब लोग बेटा कॉमन वे में जानते होंगे, हड़पना माने किसी चीज, किसी दूसरे व्यक्ति के चीज को प्राप्त कर लेना गलत तरीके से। हड़प न कहता है कि फलानमा का संपत्ति फलानमा हड़प लिया, जानेंगे, तो गलत तरीके से किसी व्यक्ति के संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेना हड़पना कहलाता है, जानते हैं। तो आपको कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने जैसे ही ये शासक बने, जैसे ही गवर्नर जनरल बने, तो सबसे पहले हड़प नीति लागू की। जानेंगे हड़प नीति में एक प्रावधान था, हड़प नीति मैंने कोई नियम बनाया। हड़प नीति क्या थी, नियम क्या थे, सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजा, क्योंकि आप जानते होंगे कि उस समय भी भारत में कई छोटे छोटे राजा रहते थे, जानेंगे, और उनके पास काफी संपत्तियां, भूमि हुआ करती थी। तो गौ करेंगे, तो गवर्नर जनरल थे, इनके समय में कई भारतीय शासक, भारतीय राजा भी थे। तो आपको हम बता दें, इन्होंने नियम बना दिया कि जो भारतीय राजा के पास अपना संतान नहीं होगा, जानेंगे, तो उनके मरने के पश्चात उनकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी, यानी अंग्रेजों के पास चल जाएगी। बात को समझ गए? इन्होंने नियम बनाया, यही नियम है हड़प नीति। आपको यही नीति जो बनाई, यही हड़प नीति कहलाई। हड़प नीति के तहत इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजा, जो जमींदार हुआ करते थे, जो भारतीय राजा के पास अपना वारिस नहीं हो, जानेंगे, अपना वारिस माने संतान, अपना वारिस नहीं हो,
तो ध्यान देंगे, तो उनके मरने के पश्चात उनकी सारी संपत्ति को हड़प ली जाएगी, माने अंग्रेजों के पास चल जाएगी। यही है हड़प नीति। ध्यान देंगे, तो इसमें एक कंडीशन और डाल दिया कि अगर कोई भारतीय राजा के पास संतान नहीं हो और किसी को गोद ले लिया हो, गोद, तो ऐसे जनरली मरने के बाद गोद लिया हुआ बालक का संपत्ति होगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, गोद लिया हुआ बालक का संपत्ति नहीं होगा राजा के मरने के बाद। बात को समझ गए? तो बड़ा एक क्लियर है, इसीलिए इसको गोद निषेध सिद्धांत भी कहते हैं। तो गौर करेंगे, हड़प नीति तो हम समझते होंगे कि आप समझ गए होंगे कि हड़प नीति क्या है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने जो हड़प नीति लागू की, जिसके तहत आपको सबसे पहले आपको सतारा के राजा के संपत्ति को अपने अधीन कर लिया। तो हड़प नीति सबसे पहले 1848 ईस्वी में लागू की गई और इस नियम के तहत आपको सबसे पहले सतारा एक जगह है महाराष्ट्र में। सतारा एक जगह कहां है? महाराष्ट्र में है बेटा आपका सतारा। सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में हड़प नीति के तहत आपको मिला लिया गया, यानी सतारा के राजा के पास जो भूमि थी, भूमि को हड़प लिया गया उनके मरने के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, सतारा एक जगह है, वो है महाराष्ट्र में। सतारा जो जगह है वो कहां है? वो महाराष्ट्र में। आपको सतारा एक जगह है, हाँ ध्यान देंगे, सतारा एक जगह है, वो कहां है? हाँ, सतारा एक जगह है जो है कहां बेटा? महाराष्ट्र में है। ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हड़प नीति के तहत आपको लॉर्ड डलहौजी ने आपको किसको मिलाया? सतारा को। इसका मतलब यह हुआ कि सतारा के जो राजा थे उनके मरने के बाद उनके भूमि को हड़प लिया गया सबसे पहले, ये नियम के तहत। तो ये क्लियर हो गया कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को भारतीय साम्राज्य में नहीं, अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। कब? 1848 ईस्वी में। सतारा कहां है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बेटा जैतपुर, इसके बाद जो मिलाया गया आपको जैतपुर को, जैतपुर बुंदेलखंड में है। जानेंगे जैतपुर कहां है? बुंदेलखंड, और सबको पता है। और बुंदेलखंड कहां है? ध्यान देंगे, आपको उत्तराखंड कहेंगे, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ध्यान देंगे। तो ये जान जाइए, आपको बुंदेलखंड को मिलाया गया 1800 ध्यान देंगे 1849 में, 1849 में। यानी हड़प नीति के तहत सबसे पहले मिलाया गया किसको? सतारा को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब? 1848 में। सतारा कहां है? तो महाराष्ट्र में है। और दूसरी बार मिलाया गया जैतपुर को। जैतपुर को कब मिला गया? 1849 में, 1849 में मिला गया। उसी तरह से आपको पता होगा कि झांसी का नाम सुनोगे आप लोग? झांसी को 1853 में मिलाया गया, और नागपुर को 1854 में। बघाट को भी मिलाया गया 1852 में, और उदयपुर को भी मिलाया गया। उदयपुर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, बघाट जो है हिमाचल प्रदेश में। यानी मिला जुला के कहें तो हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया गया, जैतपुर को मिलाया गया, देंगे आपको बघाट को मिलाया गया, देंगे उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर देंगे झांसी को मिलाया गया, और नागपुर को, झांसी को और आपको नागपुर को मिलाया गया। ध्यान देंगे झांसी को और नागपुर, ध्यान देंगे झांसी को और नागपुर को मिलाया गया। नागपुर महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा, ध्यान देंगे कि हाँ, संभलपुर को भी मिलाया गया। संभलपुर उड़ीसा में है। क्वेश्चन इसलिए हमें आपको लिख दिए क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कि इनमें से किस स्थान को हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया गया। तो आप किसको मिलाया गया जानिएगा, तब ना छाटिएगा आप। जानेंगे तो आपको हड़प नीति के तहत आपको सतारा को मिलाया गया सबसे पहले 48 में, जैतपुर को 49 में, संभलपुर को 1850 में, जानेंगे। और 1852 में आपको बघाट को, 1852 में बघाट को मिलाया गया। जानेंगे उदयपुर को 1853 में, नहीं आपको 1800 देंगे 1800, यहां पर ध्यान देंगे आपको ये दोनों को, सतारा और जैतपुर को दोनों को 48 में ही बेटा, तो मिस्टेक हुई है, सुधार लेंगे सब लोग। आपको सतारा और जैतपुर दोनों को 1848 ईस्वी में ही, दोनों को 1848 ईस्वी में ही आपको हड़प नीति के तहत मिलाया गया 48 में ही। और ध्यान देंगे 49 में
ध्यान देंगे 49 में आपको संभलपुर को 49 में आपको 49 में संभलपुर को मिलाया गया 1849 में। ध्यान देंगे 1850 में बघाट को 1850 में बघाट को ध्यान देंगे 1800 ध्यान देंगे 53 में 1852 में उदयपुर को। उदयपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, बघाट हिमाचल प्रदेश में, लिख देते हैं एचपी। एचपी स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है उसको मिलाया गया 1852 में। क्लियर है? ध्यान देंगे क्लियर हो गया। और झांसी को बेटा 1853 में और नागपुर को 1854 में 1854। तो ध्यान देंगे ये भी दिमाग में रखिएगा कि आपको कौन कौन से प्रमुख स्थान को हड़प नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया वो आपको क्लियर है। ध्यान देंगे सबको पता है सतारा जैतपुर, सतारा महाराष्ट्र में, जैतपुर बुंदेलखंड में, बघाट हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर मध्य प्रदेश में, संभलपुर उड़ीसा में, नागपुर महाराष्ट्र में, ये सबको पता है। झांसी यूपी में, झांसी का नाम सुनोगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी यूपी में बेटा। ध्यान देंगे तो ये सब स्थानों को हड़प नीति के तहत मिलाया गया। क्लियर है? हड़प नीति समझ गए होंगे। हड़प नीति के तहत एम क्लियर हो गया। तो हड़प नीति जो लागू की गई किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है? इनके समय की दूसरी जो प्रमुख घटना है आप पढ़ोगे कि भारत में सबसे पहले रेलवे का परिचालन, भारत में सबसे पहले जो रेलवे का परिचालन हुआ यानी रेल जो चली वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 ईस्वी में। ये दूसरी प्रमुख घटना। तो ध्यान देंगे आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं बेटा, आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आपको हम क्लियर कर दें, लॉर्ड ध्यान देंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आपको दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी। भारत में सबसे पहले रेलवे का परिचालन हुआ, मतलब रेल चली। ध्यान देंगे इनके समय में रेलवे का जो परिचालन हुई, आपको हम बता दें इनके समय में जो रेलवे का परिचालन हुआ सबसे पहले वो 1853 में, 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेलवे का परिचालन हुआ। अब रेल जब चली तो कोई स्टेशन के बीच चलती होंगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। तो सबको पता है आपको जो ट्रेन चली थी आपको ये पता होगा कहां से कहां तक। ध्यान देंगे आपको मुंबई से लेकर के थाने, मुंबई से लेकर के थाने, आपको ये जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से लेकर के थाने के बीच, मुंबई से लेकर के थाने एक जगह है बेटा, आज भी आपको पता होगा कि थाने एक जिला भी है महाराष्ट्र का। ध्यान देंगे तो मुंबई से थाने की भी ट्रेन चली थी सबसे पहले और दोनों के बीच की दूरी थी आपको पता है 34 किलोमीटर। कितना दूरी थी? 34 किलोमीटर। यानी सबसे पहले रेलवे का परिचालन भारत में किसके समय में हुआ? यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब हुआ? 1853 में। आपको किन दो स्टेशनों के बीच चली? मुंबई और थाने के बीच। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। तो सबसे पहले भारत में रेलवे का परिचालन लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्लियर है? आपको हम क्लियर कर दें बेटा कि इन्हीं के समय में आपको द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये क्या हुआ हम समझाते हैं आपको। इन्हीं के समय में आपको द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बात को समझिएगा है क्या। ध्यान देंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था आपको ये बता दें आपको आपको 46 से लेकर के आपको 49 तक कर सकते हैं आप। तो ध्यान देंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1949-50 बेटा, 1949-50, 1849 और 50, ये ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के समय में आपको द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल माने अंग्रेज और बर्मा के बीच, अंग्रेज और बर्मा के बीच। आपको हम बता दें आंग्ल मतलब अंग्रेज समझिएगा और बर्मा, ध्यान एंग्लो माने भी अंग्रेज होता है। तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और ध्यान देंगे इसी युद्ध में अब ध्यान देंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ध्यान देंगे 1849-50 में। और कहा जाता है कि आपको 50 में बर्मा पर अधिकार कर लिया था कौन? आपको लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा को, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, अपने अधीन करने के लिए युद्ध किया। आपको हम क्लियर कर दें तो आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ बेटा, ध्यान देंगे तो इसमें बर्मा को अपने अधीन कर लिया था, बर्मा को अपने अधीन कर लिया था कौन? देंगे अंग्रेज। कब? 1850 में। और ऐसे कहता है कि उसका एक छोटा क्षेत्र था लोअर बर्मा और पिगू बर्मा।
मैंने उसी का बर्मा के अंतर्गत ही आता था। लोअर बर्मा और पीगू बर्मा, लोअर बर्मा और पीगू बर्मा पर अधिकार कर लिया था 1853 में। ऐसे बर्मा पर कहेंगे तो 50 में, और लोअर बर्मा और पीगू बर्मा जानेंगे पर अधिकार कर लिया था 1853 में, 1853 जानेंगे। तो ये आपको आंग्ल बर्मा युद्ध आपको इन्हीं के समय में हुआ। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको पहले ही बोल चुके हैं कि इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम। इनके समय में ही आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब आंग्ल सिख कहते होंगे तो अंग्रेजों और सिखों के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ देंगे। तो आपको हम क्लियर कर दें, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 तक ले सकते हैं आप, ध्यान देंगे 1848 से 1849, 1849 देंगे। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से लेकर के 1849 के बीच, ये ध्यान देंगे। अब सिख है, आप जानते हो बेटा कि सिख लोग ज्यादातर रहते हैं पंजाब में, ये पता होगा। सिख समुदाय के लोग ज्यादा कहां रहते हैं? पंजाब में देंगे। ये सबको पता है कि आपको ज्यादातर लोग रहते हैं कहां पर? पंजाब में रहते हैं, बात को समझिएगा। तो गौ करेंगे आंग्ल, हाँ। तो अब इसका मतलब है कि आपको सिख लोग पंजाब में, तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में। आपको हम क्लियर कर दें, इसमें जान जाइए इसमें हुआ क्या था बेटा, आपको बता दें। अब आप जानते होंगे कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो इसमें आपको सिखों को पराजित किया गया। कहा जाता कि पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। तो आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में। तो आपको बता दें बेटा कि इस युद्ध में आपको अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। और आपको हम बता दें इसी समय आपको ध्यान देंगे पंजाब में जो कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा का नाम सुनोगे आप लोग, दुनिया का सबसे महंगा हीरा या विश्व प्रसिद्ध हीरा जानेंगे आपको कोहिनूर हीरा है, जो कि 186 कैरेट का होता है। जानेंगे कोहिनूर हीरा कितना कैरेट का? 186 कैरेट का होता है। जानेंगे कैरेट में उसकी शुद्धता मापी जाती है, आपको पता है। तो गौ करेंगे इसी समय जो आपको ध्यान देंगे महाराजा रंजीत सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा था, जब पंजाब को अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने, तब ध्यान देंगे तब यहां से कोहिनूर हीरा को लूट करके मजबूर, ध्यान देंगे कोहिनूर हीरा को लूट ही करके कहिएगा, आपको इंग्लैंड में भेजा गया। और इंग्लैंड में उसमें महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो आप कह सकते हो कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात ही पंजाब से कोहिनूर हीरा को जानेंगे इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के पास भेजी गई। जानेंगे आज भी आपको पता होगा कि आज भी जो कोहिनूर हीरा है आपको लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, लंदन के एक म्यूजियम में। ऐसे आपको एक और बोनस टाइप का क्वेश्चन दे दें आपको कि कोहिनूर हीरा आपको भारत से ही प्राप्त हुआ है। भारत में आपको गोलकुंडा खान है, गोलकुंडा, गोलकुंडा एक जगह भी है, आंध्र प्रदेश में उस समय थी। तो आपको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खान से। कौन खान से? क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बोल दिए आपको हम। उस समय गोलकुंडा के राजा थे मीर जुमला। कौन थे? मीर जुमला। क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुई? तो आप कहेंगे गोलकुंडा से। कहां से? गोलकुंडा। और गोलकुंडा है कहां? तो आंध्र प्रदेश में। कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान देंगे तो इसी युद्ध के पश्चात कोहिनूर हीरा को पंजाब से कहां भेजा गया? इंग्लैंड। किनके पास? वहां की महारानी विक्टोरिया के पास भेजी गई। वहां की महारानी विक्टोरिया के पास भेजी गई, तो वहां चल गया। ये ध्यान देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। आगे चलें। इनके समय में और क्या हुआ और ध्यान देना है। इनके समय में और क्या हुआ ये हम बताने जा रहे हैं आपको, ये समझिएगा। इनके समय में ही 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। कौन कमीशन? इनाम कमीशन। ये क्या चीज है हम बताने जा रहे हैं आपको हम। इनके समय में ही 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। जानेंगे ये क्या है इनाम कमीशन? जानेंगे तो इनाम कमीशन को बेटा हम समझा दें आपको कि इनाम कमीशन के तहत ये भी एक नीति है, नियम है। आपको इनाम कमीशन एक नियम है। नियम कौन बनवाया?
तो लॉर्ड डलहौजी ने कब बनवाया? तो 1854 में, लागू भी किया 1854 में ही। तो इस नियम में क्या था सुन लीजिए। इस नियम में कहा गया कि जो भारतीय राजा अपने भूमि पर टैक्स नहीं चुकाएंगे, देंगे, जो भारतीय राजा अपने भूमि पर, जो बेटा भूमि पर जो टैक्स लगता था, जिसको आप भू राजस्व कर भी कह सकते हैं, भू राजस्व कर देंगे। तो जो इसमें इस नियम के तहत कहा गया कि जो भारतीय राजा अपने भूमि पर टैक्स नहीं चुकाएंगे, देंगे, तो उस भूमि को चिन्हित कर या पहचान कर, कौन भूमि को? जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया, उस भूमि को पहचान कर उस भूमि को हड़प लिया जाएगा, यानी अंग्रेजों के अधीन वो जमीन चल जाएगा। नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई? 1854 में। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई? 1854 में। इस नियम के तहत कहा गया, ये नियम कौन बनाया? अंग्रेजों ने। इस नियम के तहत कहा गया बेटा कि जो भारतीय राजा के पास जो भूमि है, या जो भारतीय राजा के पास जो भूमि है, देंगे, अगर उस भूमि पर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो उस भूमि को, जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया, उस भूमि को हड़प लिया जाएगा, यानी अंग्रेजों के अधीन चल जाएंगी। तो यही है इनाम कमीशन। तो इनाम कमीशन के तहत देंगे लगभग आपको भूमि की 35,000 प्लॉट को चेक किया गया। 35,000 प्लॉट समझते हैं ना आप लोग? देंगे टुकड़ा को, माने एक टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, तीसरा टुकड़ा भूमि का टुकड़ा होता है ना बेटा आपका। तो लगभग इस इनाम कमीशन के तहत लगभग आपको 35,000 भूमि की टुकड़ियों को आपको जांच किया गया। क्या जांच किया गया? किस पर टैक्स चुकाया गया कि नहीं, देंगे, जिसमें 35,000 भूमि की टुकड़ियों को जांच किया गया, जिसमें से 20,000 ऐसे भूमि के टुकड़े मिले जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया था, और देंगे, और जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया उसको इनाम कमीशन के तहत हड़प लिया गया, अंग्रेज हड़प लिया। अब इन्हीं के समय में और क्या हुआ सुन लीजिए। आपको इन्हीं के समय में, हाँ, इन्हीं के समय में आपको क्लियर कर दें कि 1854 ईस्वी में, देंगे, इन्हीं के समय में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच की नीति, ये क्या चीज है समझा देते हैं आपको। इन्हीं के समय में, इन्हीं लॉर्ड डलहौजी के समय में, देंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आपको वुड डिस्पैच की नीति लागू की गई। आपको बता दें, आपको वुड डिस्पैच शिक्षा सुधारक आदमी का नाम है वो, देंगे। तो भारत में शिक्षा के सुधार के लिए वुड डिस्पैच ने नियम बनाया। कब बनाया? 1854 में। इसीलिए जो नियम को नीति भी कह सकते हैं, इसलिए उस शिक्षा संबंधी सुधार की नीति को वुड डिस्पैच की नीति कहा गया। वुड डिस्पैच की नीति आपको बता दें, तो वुड डिस्पैच की नीति क्यों कहा गया समझ में आया? देंगे, तो वुड डिस्पैच की नीति आपको क्लियर है। तो वुड डिस्पैच की नीति लागू की गई कब? 1854 में। आपको क्लियर कर दें, तो इसमें था क्या बेटा जो नीति, हाँ ये जान जाइए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए आपको ये नीति बनाई गई। आपको 1854 में नीति कौन बनाया था? वुड डिस्पैच ने। वुड डिस्पैच एक अंग्रेज का नाम है, इसलिए इस नीति को वुड डिस्पैच की नीति कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड डिस्पैच की नीति कब लागू की गई? 1854 में। देंगे, इस नीति के तहत क्या क्या किया गया? तो इस नीति के तहत कहा गया बेटा कि आपको इस नीति के तहत भारत के प्रत्येक जिले में आपको एक एंग्लो स्कूल की स्थापना हो। एंग्लो माने अंग्रेजी स्कूल। देंगे, इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में आपको एंग्लो स्कूल की स्थापना करने की बात कही गई। साथ ही साथ देंगे, भारत के प्रमुख शहरों में आपको महाविद्यालय यानी कॉलेज कह सकते हैं आप, भारत के प्रमुख शहरों में आपको महाविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, आपको वुड डिस्पैच नीति के तहत ही जो भारत में जो 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, प्रेसिडेंसियां का मतलब बेटा हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। देंगे, आपको वुड डिस्पैच नीति के तहत ही आपको
तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही गई थी, लेकिन 1857 ईस्वी में आपको तीनों प्रेसिडेंसियों में आपको एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जानेंगे, बात को समझिएगा, विश्वविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं आप लोग, तो गौ करेंगे तो तीनों प्रेसिडेंसी मतलब हुआ, आपको सबको पता है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीन प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात। अरे बेटा, चेन्नई को ही मद्रास कहा जाता, कोई लिखा है कि नहीं? मद्रास नहीं, चेन्नई में स्थापना हुई। तो सब जानेंगे, तो आपको पता है कि मद्रास को ही चेन्नई कहा जाता है। जानेंगे, गौ करेंगे तो आप जान जाइए, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास को ही चेन्नई कहा जाता है। बेटा कोई कमेंट्स में कहा कि नहीं मद्रास नहीं चेन्नई, तो गौ करेंगे तो तीनों प्रेसिडेंसियों की स्थापना, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1857 में। नियम कब बनाया गया? 54 में। 1854 में जो नीति बनाई थी वुड डिस्पैच ने, उसमें कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएंगी। लेकिन स्थापना कब हुआ? 1857। कोई दिक्कत? देंगे। और सबको पता है कि आपको वुड डिस्पैच नीति के तहत जो देंगे तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक एक शिक्षा निदेशक देंगे, एजुकेशन डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति भी की गई थी। तो ये मिला जुला के कहें तो वुड डिस्पैच की नीति जो थी, भारत में शिक्षा के सुधार हेतु नियम, देंगे तो शैक्षणिक सुधार अधिनियम कह सकते हैं इसको आप। तो वुड डिस्पैच की नीति लागू की गई 54 में। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। आपको पता होगा कि ध्यान देंगे, आपको पता होगा कि 1853 ईस्वी में देंगे, 1853 ईस्वी में ही आपको डाक तार सेवा, नाम सुनोगे? डाक तार सेवा की शुरुआत की गई। डाक तार सेवा क्या 53 में घोषणा की गई, हालांकि 54 से प्रभावी हुआ था। तो 1853 में डाक तार सेवा जिसको कहते हैं विद्युत तार सेवा, डाक तार सेवा की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत हुई थी आपको कहां से कहां तक? आपको कलकत्ता से लेकर आगरा के बीच। ये सबको पता है कि कलकत्ता में ही आपको एक फोर्ट विलियम थी। फोर्ट विलियम एक बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग, जिसमें अंग्रेज रहते थे और देंगे व्यापार भी करते थे, शासन भी। तो कलकत्ता तथा आगरा के बीच, आपको कलकत्ता तथा आगरा के बीच, आगरा सबको पता है कि यूपी में है, कलकत्ता तथा आगरा के बीच डाक तार सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में किनके समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय में ये नियम बना गया। लेकिन ये सेवा शुरुआत हुआ 1854 से। डाक तार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1854 में। लेकिन इसके नियम कब बना गया? 1853 में। तो डाक तार सेवा की शुरुआत किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। जानेंगे, या इसको बोल सकते हैं विद्युत डाक, याद रखिएगा, विद्युत डाक भी कह सकते हैं इसको, विद्युत। जानेंगे, कलकत्ता और आगरा के बीच डाक तार सेवा की शुरुआत कौन दो स्थानों के बीच? कलकत्ता और आगरा के बीच की गई, ये जान जाइए। आपको क्लियर कर दे बेटा, ध्यान देंगे, इन्हीं के समय में आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी डाक अधिनियम लागू की गई। पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू की गई। जानेंगे, पोस्ट ऑफिस एक्ट, जानेंगे आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट इन्हीं के समय में, आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट इन्हीं के समय में लागू की गई। किनके समय में? आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853 में। एक क्या चीज था? पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या है? इसका एक्ट माने अधिनियम, अधिनियम माने नियम, समझिए, माने पोस्ट ऑफिस से संबंधित नियम बनाया। इसको पोस्ट ऑफिस एक्ट या डाक अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, इस अधिनियम में कहा गया कि आपको कोई भी लेटर कहीं भेजें आप, पहले क्या था कि सैनिकों को पहले सबको पता है कि पहले थोड़ी मोबाइल था, आपको पत्राचार होता था, लेटर भेजते थे और लेटर के माध्यम से ही एक दूसरे के समाचार को, न्यूज को जानते थे। जानेंगे, तो आपको बता दें,
तो इन्हीं के समय में क्या हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुई, इसमें कहा गया, पहले क्या था कि जो सेना होते थे, सिपाही लोग, वो अपने परिवार के पास जब लेटर भेजते थे तो उनको डाक शुल्क, जो टिकट साटते हैं, नहीं देना पड़ता था, डाक शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हो गई तो इसमें कहा गया कि आपको सेना लोग भी कहीं से कहीं भी लेटर भेजें जानेंगे तो लेटर भेजने के लिए 2 पैसा शुल्क लगेगा। 2 पैसा, कितना पैसा? 2 पैसा जानेंगे। तो पहले क्या था कि पैसा नहीं लगता था, लेकिन ये 2 पैसा आपको डाक शुल्क लेने की बात कही और इसके लिए एक नियम बनाया जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस एक्ट। कौन एक्ट? पोस्ट ऑफिस एक्ट। ध्यान देंगे, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध का नाम सुने होंगे आप लोग। अवध ध्यान देंगे, अवध एक जगह का नाम है जिसका आधुनिक नाम लखनऊ है। अवध का ही आधुनिक नाम क्या है? लखनऊ। जानेंगे जिसकी स्थापना 1732 ईस्वी में, जानेंगे जिसकी स्थापना 1732 ईस्वी में शहादत खान ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है, अवध की स्थापना 1732 ईस्वी में शहादत खान ने की थी। अवध की स्थापना, ध्यान देंगे, एक लड़का कमेंट्स किए, ध्यान देंगे कि 2 पैसा पर लेटर। हाँ, एक लेटर भेजने के लिए 2 पैसा लगता था बेटा। मैंने जो अभी डाक अधिनियम बताया थे उसके समान में एक लड़का कमेंट्स किए कि 2 पैसा पर लेटर। तो हाँ, ध्यान देंगे, पर लेटर, एक लेटर भेजेंगे तो उस पर 2 पैसा का डाक शुल्क लगेगा। तो गौर करेंगे, यहां पर चलेंगे हम लोग। तो बेटा ध्यान देंगे, तो यहां पर 1856 ईस्वी में जो अवध जो भारतीय राजा के अधीन थी, उसमें अवध के भी नवाब हुआ करते थे। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ध्यान देंगे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अंतिम क्यों कहा गया? नवाब का एक पद होता था बेटा, जो आज मुख्यमंत्री का पद कहते हैं। तो सही, अवध के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, अवध के नवाब हुआ करते थे। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। क्योंकि अंतिम क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं के समय में अवध को छीन लिया अंग्रेजों ने। देंगे आपको अपने अधीन कर लिया। छीन लिया मतलब अपने अधीन कर लिया, यहां समझेंगे आप। तो गौ करेंगे, तो कब? 1856 में। 1856 में अवध को देंगे, अवध को क्यों छीन लिया? कोई आरोप लगा करके। देंगे आपको, अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह भारतीय थे, उन पर एक कुशासन का आरोप लगाया कि आप शासन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। देंगे आपको कुशासन का आरोप लगाकर आपको इनसे अवध को छीन लिया। कौन? अंग्रेजों ने। कब? 1856 में। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का पीरियड है 1854 1848 से लेकर के, देंगे 1848 से लेकर के 56, 1848 से लेकर के आपको 56 तक, ध्यान देंगे 1848 से लेकर के 56। तो देंगे अवध को, अवध पर कुशासन का आरोप लगा कर करके देंगे 1856 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया। किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अवध के बारे में जान गए। अवध का आधुनिक नाम है लखनऊ। अवध का आधुनिक नाम क्या है बेटा? लखनऊ। अवध की स्थापना किसने की? शहादत खान। कब की? 1732। देंगे अवध का नाम लखनऊ है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती। तो अवध भी किस नदी के किनारे? गोमती। याद रखिएगा। तो इन्हीं के समय में ये हुआ। इतना ही नहीं, आपको 1850 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल में, किनके शासनकाल में? आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपको सिक्किम को भी, सिक्किम का नाम सुनोगे आप लोग, सिक्किम को भी आपको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। आपको सिक्किम पर आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि देंगे 1856 में आपको आरोप लगाया। देंगे कमेंट से बता रहा है, हम जानते हैं। चले गौ करेंगे, आपको 1850 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1850 ईस्वी में आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपको ध्यान देंगे सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उस पर भी आरोप लगा दिया कि हमारे 2 डॉक्टर के साथ, क्योंकि अंग्रेजी 2 डॉक्टर वहां गए थे, उसके साथ आप दुर्व्यवहार किए हैं। तो ध्यान देंगे, तो अंग्रेज लोग झूठ मूठ आरोप लगा करके भी भारतीयों को तंग करते थे। तो ध्यान देंगे, तो अवध पर क्या आरोप लगाया कि आप कुशासन का आरोप, यानी आप सही ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं।
इस पर इसका आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उसी तरह सिक्किम पर आरोप लगाया कि 2 अंग्रेजी डॉक्टर के साथ आप दुर्व्यवहार किए हैं, इसलिए ध्यान देंगे दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके ध्यान देंगे 1850 ईस्वी में सिक्किम को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान देंगे ये सबको पता है, ध्यान देंगे। और कहा जाता है किन्हीं के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग एक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, जिसके तहत आपको कई तरह के सरकारी कार्य करते थे। सरकारी कार्य मतलब जैसे आपको सामुदायिक भवन बनाना हो, ध्यान देंगे सड़क बनाना हो, इसके लिए ध्यान देंगे 1856 ईस्वी में, बात को समझेंगे 1856 सॉरी ध्यान देंगे इसके, हाँ, तो आपको इन्हीं के शासनकाल में आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौन निर्माण विभाग? सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक माने सरकारी होता है बेटा आपका। सार्वजनिक निर्माण विभाग एक डिपार्टमेंट का नाम है। देंगे सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किनके समय में हुई? देंगे निर्माण विभाग की स्थापना आपको किनके समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी। इसको भी लोक निर्माण विभाग भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के सब प्रमुख घटना थी, कई घटना बताएं जिसमें अधिकांश पूछा गया है बेटा आपका, तो एक क्लियर हो गया। तो इन्हीं के समय में रेलवे लाइन का प्रचलन हुआ। और इनके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना बता दें, इन्हीं के समय में भारत में सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। देंगे एक बेजोड़ चीज छोड़ रहे हैं आपको हम, देंगे भारत में प्रतियोगिता परीक्षा, जो कंपटीशन आज देखते हैं, जो परीक्षा होती है, पहले परीक्षा नहीं होता था, पहले नामजदगी का सिद्धांत अपनाया जाता था। नामजदगी, अंग्रेज लोग जिसका नाम ले लिए, जिसको कह दिए, उसको नौकरी हो जाता था। लेकिन 1853 ईस्वी में देंगे, लेकिन 1853 ईस्वी में आपको भारत में सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। देंगे 1853 में, तो भारत में सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब हुई? 1800। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपका। इसके पहले देंगे प्रतियोगिता परीक्षा होता था सिर्फ इंग्लैंड में। आपको जो सिविल सेवा की परीक्षा कहते हैं बेटा, आपको लंदन में होता था। कहां होता था? लंदन में। आपको बता दें, और आपको पता है कि आप नाम सुनोगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहला भारतीय थे जो आईसीएस थे, इंग्लैंड में जाकर करके परीक्षा देकर पास हुए थे 1863 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन गया कि ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन गया बेटा कि भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कब पास किए थे? 1863 में। ध्यान देंगे कथा 1923 में भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता परीक्षा तो विभिन्न तरह की परीक्षा है, हम सिविल सेवा की बात कर रहे हैं। आज जो परीक्षा है बेटा, तो यूपीएससी का अलग होता है, बीपीएससी का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, जानते हैं सब लोग। तो गौ करेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 से हुई। लेकिन आपको बता दें सिविल सेवा की परीक्षा सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ करती थी। देंगे 1923 से पहले सिविल सेवा की बात कर रहे हैं आपको हम, देंगे। और पहला व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1863 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा पास की। और 1923 से भारत में सिविल सेवा की परीक्षा होने लगी। सिविल सेवा देंगे की परीक्षा की शुरुआत इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम सुनोगे, जिसको प्रयाग भी प्राचीन नाम था, आज प्रयागराज भी बोलते हैं। तो गौ करेंगे ये सब किनके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आप जानते होंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे का विकास किया, इसलिए भारत में रेल का जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। रेल का जनक या रेल का पिता या रेल का जन्मदाता किनको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों कहा जाता है? अब समझ गए होंगे कि क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे का परिचालन हुआ। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप टोटल चीज समझ होंगे। एक बार कर करके ध्यान देंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो क्लियर हो गया कि लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिक्किम को भारतीय साम्राज्य में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में
देंगे आपको आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध को भारतीय जानेंगे। तो एक लड़का कमेंट्स किए हैं, ध्यान देंगे कि पहले सिविल सेवा का एग्जाम कैसे होता था। तो ध्यान देंगे तो बेटा आज जो एक क्वेश्चन का ये तो नहीं लिखा हुआ कितना क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान देंगे आपको क्वेश्चन वहां भी बनती थी और वहां पर खास कर करके बेटा एक मौखिक परीक्षा भी होती थी, आज भी मौखिक होती है। तो ज्यादातर मौखिक परीक्षा का ही वैल्यू था ध्यान देंगे। और एक पता नहीं है कि आपको बुक में भी नहीं दिया हुआ है कि उस समय 1863 में जब आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर एग्जाम दिए थे तो कितने क्वेश्चन थे, बुक में नहीं दिया है बेटा आपका। लेकिन हाँ लिखित परीक्षा होती थी, लिखित भी या मौखिक ध्यान देंगे तो गौ करेंगे, ये जान जाइए। तो ये सब काम हुआ किनके समय में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किनके समय, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है। तो बेटा आई होप ध्यान देंगे कि आप समझ होंगे, हमको पूरा पता है। तो देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़े। लॉर्ड डलहौजी के पश्चात बेटा बता दें, लॉर्ड डलहौजी के पश्चात भारत के अगला गवर्नर जनरल बनते हैं ध्यान देंगे, वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। आपको हम बता दें ध्यान देंगे भारत के अगला गवर्नर कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। ध्यान देंगे भारत के अगला गवर्नर बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान देंगे इनका पीरियड है बेटा 1856 से 62, 1856 से 62। ध्यान देंगे इनके बाद यानी लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला गवर्नर बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में क्या हुआ इसको जानना है बेटा आपको, उनके समय की महत्वपूर्ण घटना ये पूछता भी है। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, हाँ देंगे 1923। एक क्वेश्चन का कमेंट्स है, कौन है देंगे, नागमणि कुमार का। तो बेटा बोल चुके हैं 1923 में, गौर से इलाहाबाद से, उसमें परीक्षा होती थी कहां, इलाहाबाद में। देंगे था कि भारत में आईसीएस परीक्षा की शुरुआत कब हुई, तो बता दें 1923 से हुआ था। ये सबसे पहले कहां पर, सबसे पहले आपको इलाहाबाद में देंगे। लेकिन आपको एक चार बता दें, और आपको पता है कि बेटा आज ध्यान देंगे भारत में जो आईसीएस का या आईएएस का जो एग्जाम लेते हैं, आज संस्था जो है यूपीएससी जो संस्था है बेटा, उसकी स्थापना 1926 में हुई। उसके पहले भी भारत में आईसीएस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1923 में हुई और उसमें ये परीक्षा होती थी इलाहाबाद में। क्लियर है, चलिए। हाँ ध्यान देंगे उनका कमेंट्स और है कि पास करने के बाद काम कहां करते थे। जानेंगे तो ये भारतीय क्षेत्र था बेटा, जो भारतीय क्षेत्र था ना, जानेंगे भारतीय क्षेत्र में वो अलाउड करता था कि कहां पर किसको रहना है। क्योंकि आज भी जानते हैं कि आज भी जो आईएएस आईपीएस चुनाते हैं तो उनको क्षेत्र बांट दिया जाता है। उसी तरह से ये लोग अंग्रेज लोग बांटते थे, वो भारत में ही शासन करते थे, भारत में ही उन लोग का क्षेत्र होता था, कार्य करते थे। ध्यान देंगे लॉर्ड कैनिंग अगला गवर्नर जनरल देखें, इनके समय में ही आपको क्लियर कर दें बेटा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में देंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में एक हाई कोर्ट अधिनियम बना। हाई कोर्ट का नाम सुनोगे बेटा आपको, देंगे इनके समय में 1856 में हाई कोर्ट एक्ट देंगे, हाई कोर्ट एक्ट बना। इसी को कहते हैं उच्च न्यायालय अधिनियम, इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा देंगे उच्च न्यायालय अधिनियम। ये ध्यान देंगे उच्च न्यायालय अधिनियम, इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में आपको हाई कोर्ट अधिनियम बनी। उसमें कहा गया कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। देंगे दिमाग में रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, देंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1856 ईस्वी में एक अधिनियम बनी जो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट अधिनियम भी कहा गया, यह हाई कोर्ट एक्ट है। हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। देंगे तो उच्च न्यायालय अधिनियम बनी, नियम बना। उस नियम में कहा गया कि प्रत्येक प्रेसिडेंसियों में, प्रेसिडेंसी सब लोग समझ रहे हैं ना, प्रत्येक प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वहां था विश्वविद्यालय, यहाँ है उच्च न्यायालय।
जानेंगे तो तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात कही गई, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई 1862 में, दो तरह का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे आपको। तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई 62 में, लेकिन स्थापना करने के लिए नियम कब बना? 1856 में। दो तरह की बात ये दिमाग में रखिएगा, जानेंगे तो 1856 में हाई कोर्ट एक्ट या उच्च न्यायालय अधिनियम बना, और इस नियम के तहत 1862 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय नहीं, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में, तीनों प्रेसिडेंसी में। अगर कहा कि मद्रास में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1862 में। कलकत्ता कहेगा तो 1862 में, बंबई कहेगा तो 1862 में। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में 1862 में ही एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सबसे पहले। या कहा कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1862 में ही कहेंगे। क्लियर? इसके नियम कब बना? 1856 में। चलिए और ध्यान देंगे, इन्हीं के समय में कहता है कि आप नाम सुनोगे विधवा पुनर्विवाह का, नाम सुनोगे आप लोग। इन्हीं के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह का नाम सुनोगे, पूर्ण रूप से लागू हुआ। देंगे 1856 ईस्वी में देंगे विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह देंगे, विधवा पुनर्विवाह, विधवा दोबारा शादी कर सकती हैं। इसके लिए नियम बना था डलहौजी के शासनकाल में, देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ आपको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह में क्या था बेटा कि पहले 1856 से पहले विधवा शादी नहीं कर सकती थी, देंगे, विधवा शादी नहीं कर सकती थी दोबारा, देंगे, जो कि एक सामाजिक बुराई थी। देंगे कि अगर मान लिया जाए वास्तव में कि अगर कोई आपको किसी के हस्बैंड यंग एज में डेथ कर जाते हैं तो निश्चित है कि उनको संकट का सामना करना पड़ेगा। देंगे तो आपको इसके लिए कहा गया, आपको इसके लिए एक भारतीय समाज सेवी थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम था बेटा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से यही आवाज उठाए नहीं शादी कर सकती हैं, इसके लिए नियम बनाया जाए। इन्हीं के जोर देने पर आपको अंग्रेजों ने आपको विधवा पुनर्विवाह